नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं और मेरा नाम है रोबिका लियाकत। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से नामांकन कर दिया। राजनीति के जानकार उनकी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ के जीतने का नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी परफॉर्मेंस का है। और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बहुत बड़े करिश्मे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए वक्त और हालात की यही जरूरत है। कैसे? सबसे पहले ये समझिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को समझिए। पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिनमें से पूर्वांचल में 130 है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीटें हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में आप देखिए, जो पीला भाग है, इन दोनों ही क्षेत्रों में विधानसभा की 266 सीटें कुल मिलाकर हो जाती है। बीजेपी ने पिछली बार इन दोनों इलाकों में बम्पर जीत हासिल की थी और उसे सिर्फ इन्हीं इलाकों से बहुमत मिल गया था। पूर्वांचल से बीजेपी और उसके गठबंधन को 100 सीटें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 109 सीटें मिल गई थी, यानी कुल मिलाकर 209। जबकि बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? 202 सीटें। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में अवध है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। अवध में 118 और बुंदेलखंड में है 19 सीटें। लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दो क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पश्चिम और पूरब। यानी अगर बीजेपी इस बार भी पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रदर्शन को दोहरा ले तो वो आसानी से सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी की राह इस बार इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे कड़ी चुनौती मिल रही है और पूर्वांचल में भी अखिलेश यादव का गठबंधन है, जिसकी वजह से सीटें कम होने के पूरे चांसेस हैं। और इसीलिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि उनकी मौजूदगी का असर जो है वो आसपास की तमाम सीटों पर दिखे। इसका असर दिख भी रहा है। सी वोटर का सर्वे आपके सामने रखूंगी। उसमें जब ये पूछा गया कि योगी के चुनाव लड़ने से पूर्वांचल की सीटों पर असर होगा क्या, तो 49% लोगों ने, 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। ना कहने वाले 37% थे और 14% ऐसे थे जिनको पता नहीं था, जिनके पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी क्या पश्चिम की सीटों की भरपाई पूर्वांचल से, पूरब से कर पाएगी? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी पर है। नामांकन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा दिन था, इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके नामांकन के लिए पहुंचे। अमित शाह का स्वागत करने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर गए थे। अमित शाह आए तो योगी ने भगवा गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया। अमित शाह एक एक करके बीजेपी के नेताओं से मिले। कुछ नेताओं ने श्रद्धा अनुसार उनके पैर भी छुए। एक एक गुलाब का फूल भी उन्हें दिया गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां अमित शाह ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों की एक संयुक्त रैली भी हुई, जिसमें अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत प्रसाद लेकर पहुंचे थे। अयोध्या से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, ऐसा हो तो नहीं पाया, लेकिन अयोध्या से प्रसाद आया है। अयोध्या से हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास भी यहाँ पर आए हुए हैं। अयोध्या के साधु संतों ने योगी जी को स्वागत किया और नामांकन में हम लोग आए हैं। बाबा का चलेला बुलडोजर, तो गुंडा माफिया मवाली जो भागते हैं, जेल से बाहर निकलने से घबराते हैं और अब गलत कार्य करने से डरते हैं। इसके नाते हम लोग योगी जी के साथ हैं। नामांकन से पहले रैली को संबोधित करने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आए। अमित शाह ने 300 पार का नारा दिया और यूपी के माफियाओं के नाम लेकर दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री ने यूपी को माफिया मुक्त किया है। आजम खान
अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। कोई संभावना नहीं है अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया तीन ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने भी दोहराया, गठबंधन 2019 में कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, इस बार भी कुछ नहीं होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। इस रैली के बाद योगी आदित्यनाथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। अंदर सिर्फ अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और उनके प्रस्तावक गए। अधिकारियों ने पर्चे दिए, योगी ने हस्ताक्षर किए और फिर अधिकारियों ने कागजों की जांच की। थोड़ी देर बाद नामांकन हो गया। थैंक यू सर। इसके बाद योगी बाहर आए और अपने प्रस्तावक को अमित शाह से मिलवाया। आज योगी आदित्यनाथ ने भी नामांकन कर दिया, ये आपने देखा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना नामांकन कर चुके हैं। यानी एक मौजूदा मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों की जानकारी अब अपने पास है, जिसे जानने के लिए आपकी दिलचस्पी जरूर होगी। आप जानना चाहेंगे कि किसके पास कितनी रकम है। योगी आदित्यनाथ के पास, बता दूं आपको, कुल 1,54,00,000 रुपए की संपत्ति है, जबकि अखिलेश यादव के पास कुल 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। योगी आदित्यनाथ के पास चल संपत्ति यानी रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ मिलाकर 1,54,00,000 रुपए के हैं, जबकि अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और बेटी के नाम पर कुल चल संपत्ति 13,30,00,000 रुपए की है। योगी आदित्यनाथ के पास अचल संपत्ति यानी घर, जमीन वगैरह कुछ भी नहीं है, जबकि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के पास 26,83,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, इमूवेबल। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के ऊपर कोई भी केस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम में हुए नुकसान की भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से कर पाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, खासकर पूरब और पश्चिम वाली। यूपी में पूरब पश्चिम के समीकरण के बाद अब बीजेपी के उस विनिंग फॉर्मूले की पड़ताल करेंगे जिसे तोड़ने के लिए अखिलेश दाव पर दाव चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से प्रचार में जुटे अखिलेश की जुबान पर बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आ रहा है, बार बार। जबकि यूपी में अंबेडकर के नाम की राजनीति कौन करता है? चेहरा कौन है? मायावती। अखिलेश 2019 में मायावती के साथ गठबंधन करके एक बुरी हार का सामना कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अखिलेश अंबेडकर के नाम पर कौन सी राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या अपना कोई नया समीकरण फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? दुश्मन का समीकरण बिगाड़ने की या फिर कोशिश हो रही है? इसी की पड़ताल अब मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी। अखिलेश यादव का विजय रथ अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की सड़कों को नाप रहा है। उनके साथ है आरएलडी के सर्वे सर्वा जयंत चौधरी। सीधा मुकाबला बीजेपी से है, इसीलिए निशाने पर सीएम योगी है।
वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? इस सियासी वाक युद्ध में अखिलेश जैन की जोड़ी एक और दाव चल रही है और ये दाव है अंबेडकर वाद का, जिसका जिक्र दोनों किसी न किसी बहाने रोज कर रहे हैं। समाजवादियों के साथ अंबेडकरवादी भी साथ आए, क्योंकि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, कि हम सब लोग बहुरंगी लोग हैं। लाल रंग हमारे साथ, हरा रंग साथ, सफेद, नीला, तो हम चाहते हैं कि अंबेडकरवादी भी साथ आए और इस लड़ाई को और मजबूत करें। बाबा साहब की इस धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प है। अंबेडकरवादियों को निमंत्रण देने के महज 24 घंटे बाद अखिलेश ने फिर संविधान का जिक्र करते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। वार बीजेपी पर किया, लेकिन निशाने पर अंबेडकरवादी थे। बीजेपी भी अखिलेश के इस दाव को अच्छी तरह समझ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। हमारा गठबंधन बहुरंगी है। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को अंबेडकर कहां से याद आ गए? जिस पार्टी का समीकरण मुस्लिम और यादव ही रहा हो, कभी अनुसूचित वर्ग की तरफ उन्होंने ध्यान ही ना दिया हो, उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित वर्ग पर हुए अत्याचारों पर कार्रवाई ना हुई हो, आज उनको डॉक्टर अंबेडकर याद आ रहे हैं, आज उनको अनुसूचित वर्ग याद आ रहा है। अरे क्यों जनता को धोखा देना चाहते हो माननीय अखिलेश जी? यूपी में बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मायावती है, जिनके सियासी वजूद की नींव एससी वोटर पर टिकी है। अखिलेश बार बार अंबेडकरवादियों को पीली चिट्ठी देकर उन्हें समाजवादी खेमे में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने ये दाव अभी से नहीं शुरू किया, बल्कि इसकी जमीन वो काफी दिनों से तैयार कर रहे हैं। 14 जनवरी को जब लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल कराया, उस वक्त भी अखिलेश ने अंबेडकरवाद का नारा बुलंद किया। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश अंबेडकरवाद के नाम एक नई सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ये दाव बीजेपी और मायावती दोनों के खेमे में सेंधमारी का है, क्योंकि अंबेडकरवादी कहकर अखिलेश जिस वर्ग को लुभा रहे हैं, दरअसल पिछले कुछ चुनावों से यूपी में वो वर्ग बीजेपी और बीएसपी के बीच बटा हुआ। अखिलेश को अंबेडकरवादियों की याद आने के पीछे यूपी का एससी वोट बैंक है, जिसके दम पर मायावती यूपी की कुर्सी तक पहुंच चुकी है, और इसीलिए हम इस वोट बैंक का शक्ति परीक्षण करेंगे। इसके लिए एक नजर यूपी के जातीय समीकरण पर आप डालिए। यूपी में 19% वोट अगड़ी जाति का माना जाता है, जबकि ओबीसी वोट जो है वो लगभग 41% है। एससी वोट है 21% और मुस्लिम वोट इसमें जोड़िए तो हो जाता है 19%। यूपी का वोटिंग पैटर्न ये बताता है कि ओबीसी और एससी वोट बैंक दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। ओबीसी के 41% में सबसे बड़ा वोट बैंक 10% है यादवों का, जबकि 31% में करीब 4 दर्जन अलग अलग जातियां आती है। इसी तरह एससी वोट में 11% जाटव है, 10% गैर जाटव वोट है, और माना जाता है कि ओबीसी का 10% यादव वोट बैंक जो है वो अखिलेश के साथ हमेशा खड़ा रहा है, और एससी का 11% जाटव हिस्सा मायावती के साथ खड़ा रहा है। असल लड़ाई गैर यादव और गैर जाटव वोट की है। 2014 से यही वोट बीजेपी की जीत का समीकरण बना हुआ है, जिसमें 19% अगड़ी जातियां, 31% गैर यादव ओबीसी और 11% गैर जाटव वोट इसमें शामिल है, और ये करीब बनकर जोड़ दीजिए बनता है 60% वोट। अखिलेश बीजेपी के समीकरण को तोड़ने की बिसात बिछा रहे हैं। बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के लिए वो पहले ही फील्डिंग सजा चुके हैं अच्छे से।
इसके लिए उन्होंने चुनाव से पहले 11 पार्टियों के साथ गठबंधन बना लिया है। इसमें राजभर, पटेल, मौर्य, जाट, कुर्मी जैसे वोट पर असर रखने वाली पार्टियां शामिल हो गई हैं, छोटी ही सही। इसके सहारे वो गैर यादव ओबीसी वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश को भरोसा है कि गठबंधन के सहारे वो बीजेपी के गैर यादव वोट बैंक की दीवार को गिरा देंगे। इसके बाद नंबर किसका आएगा? गैर जाटव एससी का। और इसीलिए उन्होंने अंबेडकरवादी को याद करना या बार बार उसे दोहराना शुरू किया है। इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो समझिए। 2019 का लोकसभा चुनाव, जब यूपी में अखिलेश ने मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, इसमें बीएसपी को तो जबरदस्त फायदा हुआ। 2014 में 0 सीट जीतने वाली मायावती 10 सीटों पर जीत गई, लेकिन अखिलेश को जबरदस्त नुकसान हुआ। 2014 में 5 सीटों से उनकी टैली 1 सीट भी आगे नहीं बढ़ पाई, 1 सीट भी। 2019 में अखिलेश मायावती का गठबंधन कागज पर बहुत मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन नतीजे तो बिल्कुल उलट आए। अब एक बार फिर से अखिलेश एससी वोट बैंक को लुभा रहे हैं, जरूर लुभा रहे हैं, लेकिन इस बार बैकडोर से, फ्रंट नहीं। पंजाब में चुनाव है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक पैर प्रचार में है और दूसरा माता के दरबार में, क्योंकि चन्नी पर बोझ का अंबार है। एक तरफ चुनाव में प्रदर्शन का दबाव है, तो दूसरी ओर सीएम की कुर्सी की रेस। इन सब के बीच भतीजे भूपिंदर हनी की गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। थोड़ा जल्दी आप पहुंच गए पंजाब। ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इसके समीकरण आप अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन पंजाब की राजनीति के समीकरण इससे बिल्कुल अलग है। और इसीलिए अब ये रिपोर्ट आपको देखनी जरूरी है, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उनके भतीजे की गिरफ्तारी पर गदर छिड़ा हुआ है। चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को आज 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और वक्त चुनाव का है, इसीलिए विपक्ष ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि पार्टी अभी चन्नी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। मुद्दा उस वक्त उछला जब चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कुर्सी की रेस जो चल रही थी, उसमें कांग्रेस आला कमान विनर का ऐलान करने वाला है। अब भतीजे की गिरफ्तारी से उनकी दावेदारी पर असर क्या हो सकता है? इससे पंजाब के चुनाव की हवा कितनी बदल सकती है? इसी रिपोर्ट में आप देखेंगे। मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल और ओम प्रकाश तिवारी ने आपके लिए तैयार की है। पंजाब में चुनाव है और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक पैर प्रचार में है और दूसरा माता के दरबार में, क्योंकि चन्नी पर बोझ का अंबार है। एक तरफ चुनाव में प्रदर्शन का दबाव है, तो दूसरी ओर सीएम की कुर्सी की रेस। इन सब के बीच भतीजे भूपिंदर हनी की गिरफ्तारी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने 111 दिन में कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं। 3 लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। हमले चौतरफा हो रहे हैं, लेकिन चन्नी के लिए राहत की बात यह है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप उनके साथ मजबूती से खड़ी है। मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, इनका एक मिनट बात कर रही हूँ मैं उनसे, इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए, तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना। पार्टी का साथ है, चुनाव का वक्त है, इसीलिए चन्नी नहीं चाहते कि इस मुद्दे को हवा दी जाए, इसीलिए वो जुबान खोलने से बच रहे हैं। लेकिन पंजाब में सीएम की रेस में शामिल चेहरे इस मुद्दे को कुर्सी का शॉर्टकट मान रहे हैं। कैप्टन साहब ने एक बार कंफर्म कर दिया था कि चन्नी साहब का नाम रेता चोरी में था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की लाज बचानी थी, इज्जत बचानी थी, मैंने कुछ किया नहीं। आज जो भतीजा अंदर है ते भतीजे ने कहा जेडी मैनू पता लग्या कि पैसा चाहिए, मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों कोई इतराज नहीं। चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को अवैध खनन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 18 जनवरी को ईडी ने अवैध बालू खनन मामले में हनी के ठिकाने पर रेड की थी। छापे में 10 करोड़ रुपए बरामद हुए। ईडी ने हनी से पैसे के सोर्स की जानकारी मांगी। जवाब न मिलने पर हनी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।
बाद में अदालत ने उसे 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। चुनाव के वक्त भतीजे की गिरफ्तारी से चन्नी की एक और मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल 6 फरवरी को पंजाब में कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने जा रही है। इस रेस में चन्नी सिद्धू से आगे माने जा रहे हैं, लेकिन ऐलान से 2 दिन पहले भतीजे की गिरफ्तारी की वजह से चन्नी की दावेदारी पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ईडी की कार्रवाई के मामले में कांग्रेस पार्टी चन्नी के साथ खड़ी नजर आ रही। उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का आग्रह किया गया, लेकिन ओवैसी ने मना कर दिया, ठुकरा दिया। अब सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर नजर रहने वाली है, क्योंकि संसद में ओवैसी पर हुए हमले का जवाब वो देने वाले हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। अपने ऊपर हुए हमले के बाद सरकार की तरफ से दी जा रही Z कैटेगरी की सिक्योरिटी को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकरा दिया। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं हरगिज नहीं चाहिए, मुझे Z कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर UAPA लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? सरकारी सुरक्षा तो ओवैसी ठुकरा चुके हैं, लेकिन अब वो जल्दी ही गृह मंत्री अमित शाह को इसे लेकर चिट्ठी लिखने वाले हैं। इसमें ओवैसी गृह मंत्री से अपने खर्चे पर बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की मांग करेंगे। इसके अलावा एक लाइसेंसी हथियार रखने की भी अनुमति मांगेंगे। ओवैसी पर हुए हमले पर केंद्र सरकार की तरफ से सदन को बताया गया कि सोमवार को खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर लोकसभा में जवाब देंगे। पूरी गंभीरता से इस विषय के ऊपर कार्रवाई चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी सोमवार को, आज वो दिल्ली में नहीं है, सोमवार को इस विषय में विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे। अपने भाषण के बाद एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब अमित शाह लोकसभा में बयान देंगे तो कट्टरवाद पर भी बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे रेडिकलाइजेशन पॉइंट का नोट लेंगे और MHA के इंटरनल सिक्योरिटी के डिवीजन में वो दूसरे रिलीजन्स के मानने वालों के रेडिकलाइजेशन और उनके काउंटर रेडिकलाइजेशन का इंतजाम करेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी पर गोली चलाने वाले दोनों आरोपी सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हापुड़ के 86 टोल पर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने के दोनों आरोपियों सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हापुड़ के एसपी दीपक भूकर ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि आज दोनों ही आरोपियों को CJM के सामने पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस अब जल्द ही उनकी पुलिस रिमांड की भी मांग करेगी। दोनों आरोपी मेरठ से ही ओवैसी का पीछा कर रहे थे। छिजारसी टोल प्लाजा पर इन्हें मौका मिला, इसके बाद ओवैसी की गाड़ी पर इन्होंने गोली चला दी। हापुड़ पुलिस से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब तक इन दोनों से हुई पूछताछ में यही खुलासा हुआ है कि ये लोग जो ओवैसी हैं उनकी जो स्पीच है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा खफा थे और इसी वजह से उन्होंने सांसद महोदय पर गोलीबारी की। आरोपी सचिन मौके से ही पकड़ा गया, जबकि शुभम कुछ देर बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा। छिजारसी टोल पर ये वारदात गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे हुई थी। बच्चे ने बोला फायरिंग हो रही है, तो एकदम ध्यान गया, तो अब पीछे खड़े हुए थे। फिर वो एक लड़का उधर भाग गया, एक इधर। वो गाड़ी ऐसे घूमी और उन्होंने उसको टक्कर मारी और उसके बाद वो गाड़ी फिर भगा के ले गए। चूंकि यूपी चुनाव बेहद करीब है, इसीलिए ओवैसी पर हुए हमले पर राजनीति होना स्वाभाविक है। ये लोग तो दावा करते हैं कि अपराधी भाग गए, तो अगर अपराधी भाग गए तो ये हमला किसने किया? मैं भी इसके विरोध में इस घटना की निंदा करता हूं और जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर सदन में बयान क्या देते हैं। एबीपी न्यूज पर आप वो बयान जरूर सुनेंगे। 5:15 का वो वक्त है सोमवार को, जब सदन में गृह मंत्री जवाब देंगे। अब नजर चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर।
क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यहां पर चीन ने एक ऐसी हरकत की है जिससे भारत का नाराज होना लाजमी है। भारत ने न सिर्फ अपनी नाराजगी जताई है, बल्कि करारा जवाब दिया है। विंटर ओलंपिक का डिप्लोमैटिक बॉयकॉट कर दिया है। चीन को तगड़ा झटका लगा है, मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों के बाद अब भारत जैसे बड़े और ताकतवर देश ने भी उसका बहिष्कार कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत तो हुई, लेकिन इसमें भी भारत के साथ चालबाजी की कोशिश की गई। भारत ने इस चालबाजी का करारा जवाब दिया। भारत ने राजनयिक तौर पर चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया है। It is indeed regrettable that the Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our charge d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. दुनिया भर में तमाम विरोधों के बावजूद भारत ने चीन में हो रहे विंटर ओलंपिक को अपना समर्थन दिया था। इसके बाद चीन ने भारत के कदम की तारीफ भी की थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा इसकी जानकारी अपने आर्टिकल में दी थी। लेकिन जैसा कि चीन की आदत रही है, पीठ में छुरा भोंकना, इस बार भी उसने वही किया। भारत के बहिष्कार करने की इकलौती वजह है ये शख्स। इसका नाम ची फबाओ है। ये चीनी सेना का वही अधिकारी है जिसकी वजह से गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। भारतीय जवानों ने इसकी जबरदस्त पिटाई की थी। इसके बाद किसी तरह इसकी जान बची थी। हफ्तों तक अस्पताल में रहा, तब जाकर ये ठीक हुआ। चीन की सरकार से जब इसे विंटर ओलंपिक का टॉर्च बेरर बनाया गया तो भारत ने आपत्ति दर्ज की, राजनयिक तौर पर इसका बहिष्कार कर दिया। जाहिर है चीन ने इसे हीरो के तौर पर पेश कर अपनी जनता के बीच डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। दरअसल बीजिंग विंटर ओलंपिक पर शुरू से ही विवाद चला आ रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर दुनिया के कई देश इसका राजनयिक बहिष्कार पहले ही कर चुके हैं। भारत के अलावा बहिष्कार करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, कोसोवो, लिथुआनिया और एस्टोनिया शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।